हेलो गाइस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था क्या कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टर ओनली, एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर ओनली एंड एसोसिएटेड विद द रजिस्टर ओनली। क्लियर? तो हमने देखा था इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में आपके पास जो एवरेज पावर आई थी वो कितनी आई थी? 0 आई थी। और रजिस्टर के केस में क्या थी? ईवी इंटू आई वी। अब हमने क्या करना है, एक कंप्लीट आरएलसी सर्किट और वी कैन से एलसीआर सर्किट है जिसमें हमने क्या करना है, एवरेज पावर को कैलकुलेट करना है। मेथड हमारे पास सेम ही रहेगा, उसी टाइप से हमने क्या करना है, स्टेप्स को इन्वॉल्व करना है। तो जैसा कि हमें पहले स्टेप का पता है कि जो मेरे पास एवरेज पावर होती है पी ए वी, वो किसके इक्विवेलेंट होती है? पी आई डी टी डिवाइड बाई टी, और लिमिट क्या है? 0 से लेकर के टी तक। क्लियर? अब मैंने क्या करना है, इंस्टेंटेनियस पावर का पता करना है एंड जस्ट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट। अब आपको पता है वोल्टेज इनटू करंट क्या होता है? पावर होता है। वी हैव टू यूज दैट कॉन्सेप्ट कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे देखिए कि एलसीआर सर्किट के केस में E तो आपके पास सेम मैनर में रहेगा, E इक्वल टू क्या होगा? E नॉट साइन ओमेगा टी। अब I मैंने लिखा, I इक्वल टू क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। क्लियर? +5 भी ले सकते हो और -5 भी ले सकते हो। आपके पास 5 क्या है? जस्ट एक फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, और एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। आई डोंट नो कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो 35 है वो कांस्टेंट है, 45 डिग्री है तो वो कांस्टेंट है। तो मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, वो कितना है? आपके पास 5 है। मतलब करंट क्या कर रहा है? लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ 5, बट 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यू कैन टेक इट एज अ कॉमन। क्लियर? तो आप इसे एज अ कॉमन ट्रीट कर सकते हो। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करनी है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? वोल्टेज इंटू करंट। तो यहां पे हम क्या करेंगे? ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी -5, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो पावर मेरे पास आई हुई है ये मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एवरेज पावर मेरे पास क्या आ जाएगी यहां पे? 1/t फ्रॉम 0 टू t। पी आई का वैल्यू पुट कर देता हूं, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी -5 इंटू डी टी, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? अब मैं कॉमन ले लेता हूं, पी एवरेज 1/t, ठीक है, फ्रॉम 0 टू t। यहां पे ई नॉट आई नॉट कॉमन है तो मैंने एक कॉमन उठा लिया, यहां पे ई नॉट आई नॉट, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां पे क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी, और ये क्या होगा? साइन ए माइनस बी है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो मैंने वही सब्स्टिट्यूशन करनी है, साइन ओमेगा टी कॉस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन 5 इंटू डी टी, ये मेरे पास आ जाएगा। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, देन आपके पास होगा क्या? पी एवरेज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी, ये मैं ले रहा हूं ब्रैकेट, और यहां पे क्या है? 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 डी टी माइनस 0 टू t एंड साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t साइन 5 dt, ये मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि ये तो टोटल से मल्टीप्लाइड है, जस्ट मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मेरे पास ये आ गया, और सेकंड स्टेप मेरे पास क्या आ गया? क्लियर? अब देखिए आपने करना क्या है कि cos 5 तो जस्ट मेरे पास क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। cos 5 एंड sin 5 दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू। और हमने क्या किया है, जब अकेले इंडक्टर का केस सॉल्व किया था तो हमने ना sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी फंक्शन से डील किया है,
और जब मैंने आर वाला डिस्कस किया था तो आर वाले में मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी से डील किया था। मतलब ये तो जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, दिस वन ये कांस्टेंट वैल्यू है, और यहां पे cos फाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। आप इसे क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, क्लियर। और बाकी जो आपके पास फंक्शन बचा है ये वाला साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी कॉस फाई, ठीक है, इसका आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो मैं एक स्टेप में बता देता हूं कि इसमें हम करते क्या थे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाइड, तो आप इसे क्या लिखते थे, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्लियर। तो आपके पास ये क्या स्टेप आ जाता था, ये मैं आपको लिख के बता देता हूं, ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी फ्रॉम 0 टू टी। अगर इसका सॉल्व करना होता था 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, और इसका क्या लिखा, cos फाई का cos फाई dt माइनस, यहां पे मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, वो मेरे पास क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई dt। एंड यू नो वेरी वेल, और अगर आपको नहीं याद है देन यू कैन सी कि उन आर्टिकल्स में आप देख सकते हो, उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हो कि आपके पास जो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके बाय द लिमिट 0 टू टी जो मेरे पास आया था, ये क्या आया था, 0 आया था। तो मतलब ये पार्ट तो आपके पास क्या बन गया, 0, क्लियर। अब मेरे पास क्या बचा, टोटल ये वाला पार्ट बच गया, मतलब ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, और इसको मैंने क्या करना है, अब सॉल्व करना है, क्लियर। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 टी फ्रॉम 0 टू टी, एंड यहां पे होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई dt, क्लियर। अब देखते हैं आगे कैसे करना है इसको। ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2t, और यहां पे हमारे पास क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके इसका होगा t और इसका होगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, क्लियर। बाकी ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू थी, इस पे मैं लिमिट लगा देता हूं 0 टू टी, और एक कांस्टेंट वैल्यू थी cos फाई, क्लियर। अपर माइनस लोअर लिमिट ई नॉट आई नॉट बाई 2t, और इसको मैं यहां पे ले लेता हूं cos फाई, ठीक है। तो इसको अगर मैंने सॉल्व करना है अपर माइनस लोअर लिमिट, तो ये t आ गया माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा। 0 सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 बनेगा, साइन 0 बनेगा, साइन 0 इज 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई क्या है 2t cos फाई, और ये हमारे पास होगा t माइनस साइन 2 ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू टी एंड डिवाइड बाई 2 ओमेगा, t से t कैंसिल आउट, और ये क्या बनेगा साइन 4 पाई। साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, क्योंकि इंटीग्रल में होता है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या होगा, टोटली 0 हो जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास जो ओवरऑल बचेगा यहां पे, वो ये बच जाएगा, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई टी डिवाइड बाई 2t, t से t कैंसल आउट, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ई नॉट बाय रूट 2 आई नॉट डिवाइड बाय रूट 2 कॉस फाई, क्लियर। आगे अगर मैं इसी स्टेप को सॉल्व करता हूं, जैसे अगर मैं इस स्टेप को आगे सॉल्व करता हूं तो ये क्या होता है, ईवी
दिस वन इज अ IV वर्चुअल और वी कैन से RMS वैल्यू, और ये आपके पास होगा cos phi। तो ये मेरे पास आ जाएगा एवरेज पावर डिसिपेशन इन केस ऑफ LCF। तो आप देख सकते हो कि एक तरह का न्यूमेरिकली है, जस्ट एक तरह का मैथ्स का एक क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है, बट है क्या कि हाँ की डेरिवेशन थोड़ी लेंथी इन्वॉल्व है, और एक बार पेपर में आई थी, कितने मार्क्स की आई थी, 1.5 की। तो आप कितना कर सकते हो, कितनी जस्टिफिकेशन इसमें दे सकते हो। तो आपने पता क्या करना था, उसमें इसका 0 होता है, और उस केस में ना आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देते कि इसको ओवरऑल को सॉल्व करके, ये वाले जो पार्ट को ओवरऑल को सॉल्व करके आपके पास क्या आता था, t/2। ठीक है, इसका t/2 और cos phi तो कांस्टेंट है ही है, तो उससे आपके पास आंसर आ जाना था। तो मतलब इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर डायरेक्ट मैनर में कहो तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख दो। क्लियर, तो ये आपके पास आया। अब देखिए ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है ना, P एवरेज इक्वल टू EV इंटू IV इंटू cos phi। अगर आपके पास क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, तो उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2, cos π/2 क्या होगा, 0। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू π/2 पुट कर देता हूं, मतलब L और C के केस में एवरेज पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट अगर आप R लेते हो तो वहां पे फाई का वैल्यू क्या होगा, 0। तो आपके पास क्या होगा, P एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, EV इंटू IV। क्लियर, वहां पे cos 0 क्या होगा, 1। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होती है वैल्यू 0, और आपके पास R के केस में क्या होते हैं, EV इंटू IV, एंड दीज ऑल आर द वर्चुअल वैल्यू। क्लियर, एनी डाउट?